3000 वर्षों से वेदों ने घोषणा की थी कि ब्राह्मण एक ब्रह्मांडीय पुरुष के मुख से जन्मे थे, पवित्र वाणी और दिव्य अनुष्ठान के संरक्षक। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने डीएनए की पुस्तक खोली तो कहानी बदल गई। अनेक ब्राह्मणों के पिता एक ऐसा आनुवंशिक चिन्ह लेकर आए जो भारत से बिल्कुल नहीं था, बल्कि दूर यूरेशियाई स्टेप के योद्धाओं से था। फिर भी उनकी माताएं 50,000 वर्षों से भारत में जड़ें जमाए हुए वंशों को लेकर चलती थीं। जब पवित्र मिथक विज्ञान से टकराता है तो क्या होता है, और हमारी सच्चाई शास्त्रों में नहीं बल्कि गुणसूत्रों में लिखी होती है। हजारों वर्षों से एक स्तोत्र ने पवित्र जन्म की कहानी को आगे बढ़ाया है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त ने घोषणा की कि ब्राह्मण एक ब्रह्मांडीय विराट के मुख से जन्मे थे। यह केवल काव्य नहीं था, यह समाज की एक दृष्टि थी जहां प्रत्येक समूह का एक दिव्य मूल और एक निश्चित स्थान था। मुख से जन्म लेने का मतलब था देवताओं की आवाज रखना, अनुष्ठान के शब्द बोलना, पवित्र अग्नि की रक्षा करना। उस विश्वास ने ब्राह्मणों को विवाह नियमों, कानून और यहाँ तक कि लोगों के पवित्रता के विचार पर भी अधिकार दिया। 3000 से अधिक वर्षों तक यह विचार सत्य के रूप में जीवित रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी चुनौती के आगे बढ़ता रहा। लेकिन क्या होगा अगर 3000 वर्षों से गाया जा रहा पवित्र मूल आपके डीएनए में एक बिल्कुल अलग सच्चाई छुपाए हुए हो? हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने शास्त्रों को नहीं बल्कि गुणसूत्रों को देखना शुरू किया। वाई गुणसूत्र का अध्ययन करके डीएनए का वह हिस्सा जो पिता अपने पुत्रों को देते हैं, वे समय में बहुत पीछे तक पुरुष वंशावली का पता लगा सकते थे। यह उपकरण एक दर्पण बन गया जिसने उन कहानियों को प्रतिबिंबित किया जो किसी भजन ने कभी नहीं कही थीं। इसने दिखाया कि दिव्य मूल का मिथक केवल तस्वीर का एक हिस्सा था और कई ब्राह्मणों के वास्तविक पिता शायद बिल्कुल अलग भूमि पर चले थे, और जो उन्होंने पाया वह भारत की मिट्टी से बिल्कुल भी जन्मा नहीं था। वाई गुणसूत्र एक मुहर की तरह है जो पिता से पुत्र तक यात्रा करती है, केवल समय के साथ धीरे धीरे बदलती है। यह इसे अतीत में पुरुषों के समूह कहाँ से आए थे, इसका अध्ययन करने के लिए शक्तिशाली बनाता है। जब शोधकर्ताओं ने पूरे भारत में ब्राह्मण आबादी का परीक्षण किया तो एक वंशावली बार बार प्रकट हुई। इसे हैप्लोग्रुप R1A कहा जाता है और अधिक सटीक रूप से R1A जैटिनवेटिस के नाम से जानी जाने वाली एक शाखा। यह चिन्ह यूरेशियाई स्टेप के लोगों में आम है। वे विशाल घास के मैदान जो पूर्वी यूरोप से कजाकिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। उस क्षेत्र के प्राचीन अवशेष कांस्य युग के दिनांकित बिल्कुल वही मुतान्निय अनुवंशिक हस्ताक्षर दिखाते हैं। ये घोड़े पर सवार पशुपालक थे जो झुंडों और गाड़ियों के साथ चलते थे, हथियार और अनुष्ठान लेकर आते थे। उनका डीएनए अब ब्राह्मण पैतृक वंशों में मजबूती से जीवित है। पहला झटका 2001 में आया जब बमशाद और सहयोगियों ने जीनोम रिसर्च में एक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने पाया कि भारतीय उच्च जातियां, विशेष रूप से ब्राह्मण, अपने कई दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की तुलना में यूरोपीय लोगों के आनुवंशिक रूप से करीब थे। यह अप्रत्याशित था क्योंकि परंपरा ब्राह्मणों को सबसे स्वदेशी और जड़ों वाला मानती थी। इसके बजाय आनुवंशिक निशान बहुत दूर की ओर इशारा करता था। 2009 में शर्मा और टीम ने एक बड़े नमूने के साथ इस पैटर्न की पुष्टि की। उन्होंने दिखाया कि R1A केवल मौजूद नहीं था बल्कि प्रभावी था, यह सुझाते हुए कि विदेशी पुरुषों के एक छोटे समूह ने संस्थापक पिता बना था। अंतिम पुष्टि 2019 में नरसिम्हन और सहयोगियों के काम के साथ आई,
जिन्होंने मध्य और दक्षिण एशिया के प्राचीन डीएनए का अध्ययन किया। उन्होंने स्टेप पशुपालकों में R1A जातीस की पहचान की और दिखाया कि 2000 और 1500 ईसा पूर्व के बीच ये पुरुष भारत में आ गए। वही वंशावली अब बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में ब्राह्मणों में सबसे आम पैतृक चिह्न है। कभी कभी 60 से 72% पुरुषों तक पहुंच जाता है। तो भारत के पुजारियों के पिता भारतीय आकाश के नीचे पैदा नहीं हुए थे। वे उत्तर से घोड़ों पर सवार होकर आए थे, लेकिन यह कोई बड़ा आक्रमण नहीं था। सबूत अभिजात वर्चस्व को दिखाता है। जहां स्टेप पुरुषों की एक छोटी संख्या ने पुजारी या योद्धा के रूप में शक्तिशाली स्थान लिए और उनकी वंशावली सदियों में बढ़ती गई। उनके प्रभाव ने न केवल जीन को आकार दिया, बल्कि भाषा, अनुष्ठान और जाति की पूरी प्रणाली को भी। फिर भी यह अभी भी कहानी का आधा हिस्सा अनकहा छोड़ देता है। यदि पिता दूर से आए तो माताएं कौन थीं? वाई गुणसूत्र ने कहानी का एक पक्ष बताया, लेकिन हर व्यक्ति वंश का एक और चिन्ह भी रखता है। यह पिता से नहीं, बल्कि माताओं से आता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mtDNA कहा जाता है। वाई गुणसूत्र के विपरीत, जो केवल पिता से पुत्र तक जाता है, mtDNA हर बच्चे को सीधे मां से मिलता है। यह शायद ही कभी बदलता है, जो इसे मातृ इतिहास का एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड बनाता है। जब वैज्ञानिकों ने अपनी मातृ वंशावली के माध्यम से ब्राह्मण समूहों का अध्ययन किया, तो तस्वीर पैतृक कहानी से बहुत अलग लग रही थी। दूर स्टेप से आंदोलन दिखाने के बजाय मातृवंशावली भारतीय उपमहाद्वीप में गहरी जड़ें जमाए रखीं। परिणाम आश्चर्यजनक थे। ब्राह्मण मातृ डीएनए का लगभग 70 से 80% हैप्लोग्रुप M और इसकी शाखाओं में आता है, जैसे कि M2, M3 और U2I। यह वशबली है कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी में से कुछ हैं उन महिलाओं द्वारा ले जाई गईं जो 50,000 से 65,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहती थीं। ये चिन्ह ब्राह्मण महिलाओं को सीधे प्रागैतिहासिक शिकारी संग्रहकर्ताओं से जोड़ते हैं, जो खेती या शहरों के अस्तित्व से बहुत पहले इस भूमि पर चलते थे। वास्तव में वही वंशावली अभी भी कई आदिवासी और आदिवासी आबादी में पाई जाती है, जो प्राचीन समुदायों और वर्तमान मातृवंश के बीच एक अटूट श्रृंखला दिखाती है। इसका मतलब यह है कि जबकि पैतृक डीएनए मध्य एशिया से आने वाले समूहों को दर्शाता है, मातृ डीएनए भारत के शुरुआती बसने वालों के साथ निरंतरता को दर्शाता है। यहाँ तक कि हड़प्पा काल, जो वैदिक काल से हजारों साल पहले फला फूला, समान मातृ हस्ताक्षर साझा करता था। उन महिलाओं की आनुवंशिक आवाज अभी भी ब्राह्मण मातृवंशों में जीवित है। पिता अजनबी के रूप में आए हो सकते हैं, लेकिन माताओं ने कभी इसे नहीं छोड़ा। हर मातृवंशावली पूरी तरह से स्थानीय नहीं थी। ब्राह्मण mtDNA का लगभग 20 से 30% U2E, W और HV जैसे हैप्लोग्रुप का है। ये पश्चिम यूरेशिया में अधिक आम हैं और संभावित रूप से व्यापार, विवाह, गठबंधन या छोटे प्रवास के माध्यम से भारत में प्रवेश किए। फिर भी प्रभावी पैटर्न स्पष्ट है। अधिकांश ब्राह्मण माताएं स्वदेशी थीं, हजारों साल पीछे तक पहुंचने वाली वंश रखती थीं। इन महिलाओं ने समुदाय को भारतीय मिट्टी में जमाया, भले ही नई पैतृक वंशावली विदेश से आई हो। यह एक विरोधाभास बनाता है। एक तरफ पैतृक कहानी विदेशी वंशावली द्वारा प्रतिस्थापन और वर्चस्व दिखाती है। दूसरी तरफ मातृ कहानी स्थानीय वंश की उत्तरजीविता और निरंतरता दिखाती है।
एक साथ वे एक दोहरी विरासत बनाते हैं, विदेशी पिता और स्वदेशी माताएं। लेकिन इन दो असमान वंशों, विदेशी पिताओं और देशी माताओं, ने जाति के उदय को कैसे आकार दिया? जवाब अंतर्विवाह के नियम के माध्यम से आता है। केवल अपनी ही जाति के भीतर शादी करने की प्रथा। अंतर्विवाह केवल एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, यह एक मजबूत आनुवंशिक हस्ताक्षर भी छोड़ता है। पूरे भारतीय समूहों में डीएनए का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने देखा कि विभिन्न आबादी के बीच पैतृक मिश्रण पहले तो हुआ। लगभग 2000 से 4000 साल पहले एएसआई कहे जाने वाले प्राचीन स्वदेशी समूहों और एएनआई कहे जाने वाले स्टेप और ईरानी संबंधित समूहों दोनों से वंश रखने वाले लोगों ने स्वतंत्र रूप से अंतर्विवाह किया। लेकिन फिर कुछ बदल गया। मिश्रण लगभग पूरी तरह से रुक गया। रीच लैब और अन्य टीमों के शोध से पता चलता है कि इस अवधि के बाद समूहों के बीच जीन प्रवाह अत्यंत प्रतिबंधित हो गया। प्रत्येक जाति मुख्य रूप से अपने भीतर ही प्रजनन करने लगी, जिससे आनुवंशिकविदों द्वारा जनसंख्या पृथक्करण कहलाने वाली स्थिति बनी। वास्तव में भारत में आज 4000 से अधिक ऐसे समूह हैं जिनमें से प्रत्येक की एक अलग आनुवंशिक प्रोफाइल है। ब्राह्मणों के लिए इसका मतलब था कि स्टेप व्युत्पन्न पैतृक वंशावली और स्वदेशी मातृ वंशावली का संयोजन स्थान पर बंद हो गया। पड़ोसियों के साथ और मिश्रण के बजाय समुदाय ने सदियों में अपनी आनुवंशिक पहचान को संरक्षित किया। इस आनुवंशिक अलगाव के परिणाम थे। जब एक समूह कई पीढ़ियों तक अलग रहता है तो छोटे उत्परिवर्तन या दुर्लभ लक्षण उस समूह के भीतर सामान्य हो सकते हैं। इन्हें संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। ब्राह्मण आबादी में शोधकर्ताओं ने कुछ आनुवंशिक विकारों की उच्च आवृत्ति का दस्तावेजीकरण किया है। उदाहरण के लिए कुछ आंध्र ब्राह्मण समूह पारिवारिक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के बढ़े हुए मामले दिखाते हैं। एक हृदय की स्थिति। महाराष्ट्र ब्राह्मणों में वैज्ञानिकों ने लेबर की वंशानुगत ऑप्टिक न्यूरोपैथी की उच्च आवृत्ति देखी, एक ऐसी स्थिति जो अचानक अंधापन का कारण बन सकती है। ये विकार संस्कृति के कारण नहीं है, बल्कि इस तरीके से हैं कि आनुवंशिक अलगाव दुर्लभ वेरिएंट के बंध आबादी के भीतर फैलने की संभावना बढ़ाता है। बड़ी तस्वीर और भी आश्चर्यजनक है। कुछ आनुवंशिक अध्ययन दिखाते हैं कि विभिन्न भारतीय जातियों के बीच की दूरी महाद्वीप में फैली कई यूरोपीय आबादी के बीच की दूरी से बड़ी है। बिहार का एक ब्राह्मण और राजस्थान का एक राजपूत एक स्पेनिश और एक स्वीडिश से अधिक आनुवंशिक रूप से दूर हो सकता है। यह दिखाता है कि अंतर्विवाह ने डीएनए को कितनी सख्ती से आकार दिया, सांस्कृतिक नियमों को जैविक वास्तविकता में बदल दिया। अंतर्विवाह का नियम केवल सामाजिक नहीं था, यह जैविक कानून बन गया। फिर भी ब्राह्मणों की कहानी एक सीधी रेखा नहीं है। जबकि कई समूह अंतर्विवाह द्वारा बंद थे, सभी ने एक ही रास्ता नहीं अपनाया। कुछ वंशावली अन्य मार्गों और अन्य इतिहासों के संकेत देती है। कहानियां जो भूमि पर घोड़ों द्वारा नहीं बल्कि समुद्र पर जहाज़ों द्वारा ले जाई गईं। भारत के कई ब्राह्मण समुदायों में से एक समूह ऐसी कहानियां रखता है जो उत्तरी स्टेप्स की ओर इशारा नहीं करती बल्कि समुद्र की ओर करती हैं। ये गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हैं, जिन्हें अक्सर GSB कहा जाता है। उनके मौखिक इतिहास वर्णन करते हैं कि कैसे उनके पूर्वजों को ऋषि परशुराम द्वारा कोंकण तट के किनारे समुद्र से पुनः प्राप्त भूमि पर बसने के लिए बुलाया गया था। मिथक कहता है कि परशुराम ने समुद्र में एक तीर छोड़ा, पानी को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और फिर दूर से ब्राह्मणों को नई भूमि में निवास करने के लिए आमंत्रित किया।
सदियों तक यह कातरा है। कहानी किंवदंती के रूप में कही गई, लेकिन आनुवंशिकी ने दिखाना शुरू किया है कि इसमें अंदर छुपा हुआ इतिहास का एक कर्नल हो सकता है। जब वैज्ञानिकों ने कुछ जीएसबी पुरुषों के वाई गुणसूत्र प्रोफाइल की जांच की, तो उन्होंने कुछ असामान्य पाया। जबकि अधिकांश उत्तर भारतीय ब्राह्मण स्टेप प्रवास से जुड़े प्रसिद्ध R1A ज्याटिनवे वंशावली रखते हैं, जीएसबी पुरुष अक्सर R1A की दुर्लभ उपशाखाएं दिखाते हैं। ये उपक्लेड्स भारत के अन्य ब्राह्मण समूहों में आम नहीं हैं, लेकिन पूर्वी फारस, दक्षिणी अफगानिस्तान और प्राचीन बैक्ट्रिया की आबादी में अधिक बार दिखाई देते हैं। यह सुझाता है कि जीएसबी के पूर्वज भारत में प्रसिद्ध खैबर दर्रा मार्ग के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकते हैं सिनद है, जो स्टेप प्रवासियों को उत्तर में लाया। इसके बजाय उनका रास्ता एक और गलियारे का पता लगाता है। बोलान दर्रा आज के पाकिस्तान के मकरान तट की ओर जाता है और वहां से अरब सागर में खुलता है। यदि यह मामला है, तो कुछ शुरुआती पुजारी वंशावली पश्चिमी भारत में घोड़ों पर पहाड़ों को पार करके नहीं, बल्कि तटरेखा के साथ नौकायन करके पहुंची हो सकती है। यह परशुराम किंवदंती के साथ अच्छी तरह मेल खाता है, जो उनकी उत्पत्ति समुद्र के किनारे रखता है। यह भी समझाता है कि उनकी आनुवंशिक प्रोफाइल कई अन्य ब्राह्मण समुदायों से अलग क्यों है। 1000 साल से अधिक समय तक ले जाई गई मौखिक स्मृति ने प्रवास के टुकड़ों को संरक्षित किया हो सकता है, जिसे आनुवंशिकी अब पहचान सकती है। सभी पुजारी रथों पर सवार होकर नहीं आए, कुछ जहाजों पर सवार होकर आए। गोत्र ब्राह्मण पहचान के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण चिन्हों में से एक है। हर ब्राह्मण परिवार अपना गोत्र जानता है। वंशावली, जो एक प्राचीन ऋषि या संत से उतरने वाली कही जाती है, सदियों तक इसे प्रतीकात्मक के रूप में देखा गया। परिवारों को पौराणिक पूर्वजों से जोड़ने और विवाह को नियंत्रित करने का एक तरीका। नियम सरल था। एक ही गोत्र के भीतर शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गोत्र के सभी सदस्यों को एक सामान्य पूर्वज के वंशज माना जाता था। जो प्रथा की तरह लगता था, वह अब आनुवंशिक आधार रखता है। मंगलौर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने विभिन्न क्षेत्रों के ब्राह्मण पुरुषों के वाई गुणसूत्र प्रोफाइल की तुलना की। उन्होंने पाया कि विशिष्ट गोत्र हैप्लोग्रुप R1A की विशिष्ट उपशाखाओं से जुड़े हुए थे। दूसरे शब्दों में, एक गोत्र के पुरुष आनुवंशिक अर्थ में, साथ ही पारंपरिक अर्थ में एक पैतृक पूर्वज साझा करते थे। यह पैटर्न सुझाता है कि गोत्र का विचार वास्तविक वंशावली से उभरा हो सकता है, सदियों तक सख्त अंतर्विवाह के माध्यम से संरक्षित। शास्त्रों में नामित संत केवल सांस्कृतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि वास्तविक पुरुष संस्थापक भी हो सकते हैं, जिनके आनुवंशिक हस्ताक्षर आज भी जीवित हैं। गोत्र नियम जैविक रूप से भी समझ में आते हैं। एक ही गोत्र के भीतर विवाह को मना करके प्राचीन समाज ने अंतर प्रजनन के खिलाफ एक प्राकृतिक जांच बनाई। गुणसूत्रों को समझे बिना प्रणाली ने एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम किया, जिसे आधुनिक आनुवंशिकी अब पुष्टि कर सकती है। क्या होगा अगर आपका गोत्र केवल एक नाम नहीं है, बल्कि 3000 साल पीछे तक फैला हुआ आपका आनुवंशिक उपनाम है? मिथक और जीव विज्ञान के बीच यहाँ संबंध शक्तिशाली है। यह दिखाता है कि स्मृति और आनुवंशिकी कैसे पीढ़ियों में एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन कहानी पुरुष पूर्वजों के साथ समाप्त नहीं होती। 4500 साल पहले दफन की गई एक महिला के कंकाल से एक नई खोज हर उस चीज को बदल देती है जिसे हमने वैदिक भारत के बारे में सोचा था, क्योंकि वह वैदिक भारत की कहानी को फिर से लिखती है।
2019 में वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता से पहला पूर्ण जीनोम अनुक्रमित किया। अवशेष रखीगढ़ी शहर में दफन एक महिला के थे, जो सबसे बड़ी हड़प्पा बस्तियों में से एक है। जब शिंदे और उनकी टीम सहित आनुवंशिकविदों ने उसके डीएनए की जांच की, तो उन्हें उन वंशावली से कुछ संबंध मिलने की उम्मीद थी जो बाद में वैदिक भारत में प्रभावी हो गईं। इसके बजाय जो उन्होंने खोजा अनैतिक ही है, आश्चर्यजनक था। उसके डीएनए में 2 मुख्य स्रोतों से वंश था: ईरानी संबंधित किसान और प्राचीन स्वदेशी दक्षिण एशियाई शिकारी संग्रहकर्ता, जिन्हें AASI के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसने स्टेप वंश का कोई संकेत बिल्कुल नहीं दिखाया। सिंधु घाटी से पहला पूर्ण जीनोम एक आश्चर्यजनक अनुपस्थिति की फुसफुसाहट करता था। इस परिणाम ने बातचीत बदल दी। वर्षों से इस बारे में बहस चली थी कि क्या हड़प्पा शहरों के लोग, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वैदिक भजनों के लेखकों के समान हो सकते हैं। कुछ ने तर्क दिया कि संस्कृत और वेद इन शहरी केंद्रों में जन्मे थे, लेकिन रखीगढ़ी जीनोम एक अलग कहानी की ओर इशारा करता था। महिला के वंश में स्टेप प्रवासियों से जुड़े आनुवंशिक चिह्न शामिल नहीं थे, वही चिह्न जो आज ब्राह्मण वाइट डीएनए में प्रभावी हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वे नहीं थे जिन्होंने वेदों की रचना की। समय सीमा इस बदलाव को फिट करती है। हड़प्पा शहर 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच फले फूले। उनके पतन के बाद उत्तरी भारत में एक नया सांस्कृतिक क्षितिज उभरा, जो घोड़ों, रथों और संस्कृत भजनों द्वारा परिभाषित था। प्राचीन डीएनए अध्ययन दिखाते हैं कि यह वही अवधि थी जब स्टेप वंश दक्षिण एशिया में प्रवेश किया, मध्य एशिया के पशुपालक समूहों द्वारा लाया गया। हड़प्पा गिरावट और नई आबादी के आगमन का संयोग वैदिक संस्कृति के उदय के साथ मेल खाता है। पुराने शहर मौन हो गए और मौनता में नई आवाजें प्रकट हुईं। इसका मतलब यह नहीं है कि हड़प्पाई लोगों ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। उनकी कृषि परंपराएं, तकनीकें और बसावट के पैटर्न बाद की संस्कृतियों में फीड हो गए। लेकिन वेदों की भाषा और ब्राह्मणों के अनुष्ठान उन समूहों द्वारा लाए गए जो हड़प्पा संसार समाप्त होने के बाद आए। इतिहासकारों और आनुवंशिकविदों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दिखाया कि वैदिक भारत सिंधु घाटी से सीधे नहीं बल्कि नई स्टेप वंशावली और पुरानी स्वदेशी परंपराओं की मुलाकात से बना। यदि हड़प्पाई लोगों ने वेद नहीं गाए तो किसने गाए? उत्तर इस बात में निहित है कि छोटे समूह पूरी संस्कृतियों को कैसे आकार दे सकते हैं। इसे अभिजात वर्चस्व मॉडल कहा जाता है। विचार सरल है। समाज को बदलने के लिए आपको बड़े पैमाने पर आक्रमण की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी शक्तिशाली पुरुषों का एक छोटा समूह अपनी भाषा और अनुष्ठानों को अपनी संख्या से कहीं अधिक फैला सकता है। इस पैटर्न के साक्ष्य दुनिया भर में मिल सकते हैं। रोम में लैटिन केवल विजय के माध्यम से नहीं बल्कि इसलिए फैला क्योंकि रोमन अभिजात वर्ग स्थानीय परिवारों में शादी करते थे और उनकी प्रतिष्ठा भाषा को नई भूमि में ले गई। फारस में एक शासक वर्ग ने विविध आबादी में इंडो-ईरानी भाषाएं फैलाईं। अंडालूसिया में अरबी केवल सेनाओं के कारण ही नहीं बल्कि इसलिए भी प्रभावी हुई क्योंकि यह प्रशासन, व्यापार और संस्कृति की भाषा थी। वही प्राचीन भारत में हुआ लगता है। R1A वंशावली ले जाने वाले स्टेप प्रवासी संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन खुद को पुजारी, योद्धा या मुखिया के रूप में स्थापित करके उन्होंने समाज को फिर से आकार दिया। उन्होंने स्थानीय अभिजात वर्ग में शादी की, स्थापित परिवारों से पत्नियां लीं और बदले में उन्हें अनुष्ठान, अधिकार और संस्कृत तक पहुंच दी। धीरे धीरे
संस्कृत हिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और स्मृति के माध्यम से फैली। यह विजय नहीं थी, यह संस्कृति, विवाह और मंत्र के माध्यम से रूपांतरण था। समय के साथ अनुष्ठान और शक्ति के इस गठबंधन ने ब्राह्मणों को एक अनूठी भूमिका दी। पवित्र ज्ञान के रक्षकों के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें विशाल क्षेत्रों और सदियों में संस्कृत को संरक्षित करने की अनुमति दी। लेकिन यह एक नया सवाल उठाता है। यदि अनुष्ठान वह गोंद था जिसने ब्राह्मण पहचान को एक साथ रखा, तो पूरे भारत में ब्राह्मण इतने अलग क्यों दिखते हैं? जब शोधकर्ताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के ब्राह्मण समूहों की तुलना की, तो उन्होंने पैतृक वंश में आश्चर्यजनक अंतर पाए। उत्तर में, विशेष रूप से पंजाब, कश्मीर और बंगाल जैसे राज्यों में वाई गुणसूत्र R1A ज्यातिस वंशावली का प्रभुत्व है। यह चिह्न सीधे स्टेप पशुपालकों और उनके कांस्य युग प्रवास से जुड़ता है। कुछ आबादी में 70% से अधिक पुरुष यह वंशावली रखते हैं, लेकिन दक्षिण में तस्वीर अलग दिखती है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ बोलने वाले ब्राह्मणों के बीच J2H1 और L जैसी वंशावली अधिक बार दिखाई देती हैं। ये चिह्न स्टेप से नहीं बल्कि ईरानी किसानों और सिंधु घाटी सभ्यता के समुदायों से वापस जाते हैं। वे सुझाते हैं कि दक्षिणी ब्राह्मण पुराने स्थानीय आबादी के साथ मजबूत आनुवंशिक संबंध रखते हैं। यह दिखाता है कि ब्राह्मण पहचान कभी एक ही वंश पर आधारित नहीं थी। इसके बजाय विभिन्न क्षेत्रों ने अभी भी एक ही अनुष्ठान भूमिका साझा करते हुए पैतृक DNA की विभिन्न धाराओं को अवशोषित किया। जो और भी आश्चर्यजनक है वह यह है कि जाति की सीमाएं अक्सर भूगोल से अधिक मायने रखती थीं। चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण कश्मीरी पंडित के साथ अपने खुद के गैर ब्राह्मण पड़ोसी की तुलना में अधिक DNA साझा कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जाति अंतर विवाह ने दूरियों में ब्राह्मण समूहों को जुड़ा रखा, जबकि उन्हें नज़दीकी समुदायों से काट दिया। परिणाम एक नक्शा है जहां स्थान के बजाय संस्कृति आनुवंशिक निकटता को परिभाषित करती है। क्षेत्रीय भिन्नता मौजूद है, लेकिन साझा अनुष्ठानों, मंत्रों और सामाजिक नियमों के माध्यम से ब्राह्मणों की मुख्य पहचान बरकरार रही। यह प्रकट करता है कि ब्राह्मणत्व एक एकल रक्तरेखा नहीं था, बल्कि स्मृति और परंपरा से बंधी वंशावली का संग्रह था। तो अगर कोई एकल ब्राह्मण रक्तरेखा नहीं है, तो वास्तव में ब्राह्मणत्व को क्या परिभाषित करता है? उत्तर DNA से परे निहित है। विज्ञान ने दिखाया है कि ब्राह्मण नस्लीय शुद्धता द्वारा परिभाषित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न वंशों के पैचवर्क द्वारा हैं। स्टेप वंशावली, ईरानी किसान वंश, सिंधु घाटी चिह्न और गहरी ASI जड़ें सभी उनके आनुवंशिक रिकॉर्ड में दिखाई देती हैं। हर ब्राह्मण समूह के माध्यम से कोई एक धागा नहीं चलता। इसके बजाय जो उन्हें एकजुट करता है वह संस्कृति है। अनुष्ठानों, मंत्रों और पवित्र प्रथाओं ने विविधता में पहचान संरक्षित की। समान भजन पढ़ने, समान समारोह करने और समान कहानियों को आगे बढ़ाने की शक्ति किसी भी एकल जीन की शक्ति से अधिक थी। पवित्र जनेऊ या यज्ञोपवीत सबसे स्पष्ट उदाहरण है। सदियों से इसने ब्राह्मण जीवन में प्रवेश को चिह्नित किया है, ज्ञान और कर्तव्य में पुनर्जन्म का प्रतीक। लोग मानते थे कि यह वंश की शुद्धता दिखाता है, लेकिन आनुवंशिकी के प्रकाश में देखा जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है। धागा रक्त का प्रमाण नहीं है, यह स्मृति का प्रमाण है। यह वंश के माध्यम से नहीं, अनुष्ठान के माध्यम से अपनेपन का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिखाता है कि DNA के साथ साथ शब्दों और प्रथाओं में पहचान
कैसे ले जाई जाती है? क्या होगा अगर ब्राह्मणत्व कभी आपके रक्त में नहीं लिखा गया था, बल्कि आपकी स्मृति में? यह दृष्टिकोण समझाता है कि बहुत अलग आनुवंशिक पृष्ठभूमि वाले समूह कैसे सभी ब्राह्मण बन सकते थे। यह अनुष्ठान, मंत्र, पवित्र ज्ञान का संचरण था जिसने निरंतरता बनाई। अग्निवेदियों, वैदिक मंत्रों, ऋषियों के नामों ने समुदाय को एक साथ रखा, भले ही उनकी आनुवंशिक जड़ें कई दिशाओं से आई हों। यह शुद्धता के बारे में बहस को भी फिर से परिभाषित करता है। एक ही मूल की खोज के बजाय यह दिखाता है कि ब्राह्मण पहचान हमेशा एक सांस्कृतिक आविष्कार थी। 4000 से अधिक वर्षों में परिष्कृत और फिर से आकार दी गई। यह एक लोगों से नहीं बल्कि कई से बनाई गई समारोह द्वारा एक साथ रखी गई। जीन हमें बता सकते हैं कि पूर्वज कहाँ से आए, लेकिन वे हमें यह नहीं बता सकते कि एक समुदाय इतनी मजबूत सीमाओं और साझा पहचान के साथ क्यों जीवित रहा। उस उत्तर परंपरा में निहित है। और कहानी समाप्त नहीं हुई है। नई खुदाई, नए डीएनए अनुक्रम और नई खोजें परतें जोड़ती रहेंगी। मिट्टी के नीचे अभी भी दबी प्राचीन वेदियां, अभी भी परीक्षण की प्रतीक्षा में हड्डियां उन आवाज़ों को रखती हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं सुना है। और असली कहानी अभी भी छुपी हुई है, अभी तक अपरीक्षित हड्डियों में, भारत की मिट्टी के नीचे, अभी भी दबी वेदियों में।